क्रूड की गिरावट के पीछे जो वजह है वो शायद सबको पसंद आए, क्योंकि कहीं ना कहीं चाइना में जिस तरह से लॉकडाउन को लेकर रेस्ट्रिक्शंस थोड़े से बढ़ रहे हैं, ग्लोबल डिमांड सुस्त होने की आशंका जताई जा रही है, उसके चलते हमने क्रूड में तेजी देखी है। हालांकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स ऐसे हैं जो कह रहे हैं कि दिवाली तक 19,000 के आसपास भी निफ्टी चला जाएगा या फिर इस साल तक तो वो लेवल हासिल हो ही जाएगा। आपको क्या लगता है कि बाजार की चाल यहां से क्या होगी, और अगर कोई नई तेजी करना चाहता है तो क्या ये समय ठीक है अभी? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, मुझे लग रहा है कि क्रूड का जो फॉल है वो ज्यादातर इसलिए है क्योंकि ग्लोबली सभी लोग मान रहे हैं कि यूरोप में, चाइना में डिमांड बहुत कम होने वाला है। यूरोप में तो रिसेशन की बातें चल रही है और उसीलिए क्रूड का जो डिमांड है वो काफी कम होने की अपेक्षा है। सबसे बड़ी बात, क्रूड अगर $80 तक आता है तो हमारे लिए तो काफी अच्छी बात है, क्योंकि आरबीआई ने अपने क्रेडिट पॉलिसी में $105 का प्राइस एज्यूम किया था, तो उनके लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी बहुत अच्छी रहेगी। इसका मतलब है कि आगे चल के ज्यादा इंटरेस्ट रेट हाइक्स आरबीआई गवर्नर से आएगी, ऐसा लग नहीं रहा है। सबसे बड़ी बात, क्रूड का फायदा काफी कंपनी को होगा, जैसे कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है, उसके बाद ऑटोमोटिव कंपोनेंट्स में लुब्रिकेंट्स की कंपनियां है, प्लस पेंट कंपनी, टायर कंपनीज। तो डेफिनेटली कॉस्ट बेस्ड इन्फ्लेशन जो अभी हुआ था क्रूड के कारण, वो काफी हद तक तीसरे तिमाही से कम होगा अगर क्रूड कंटिन्यूसली गिरता है, तो इसका फायदा कंपनी को मार्जिन्स में भी मिलेगा। एविएशन भी एक और एक सेक्टर है जो अच्छी तरह से तेजी में आ सकता है, क्योंकि क्रूड इनके लिए बहुत बड़ा इनपुट कॉस्ट है। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि देखिए, इंडेक्स को तो मैं प्रेडिक्ट कर नहीं सकता हूं कि वेदर वो 19,000 होगा दिवाली तक, बट एक बात तो सही है कि कंपनी के जो नतीजे हैं वो मेरे ख्याल से दूसरे तिमाही और तीसरे तिमाही के काफी अच्छे आएंगे, क्योंकि मेरे ख्याल से जो भी इम्पैक्ट होगा वो अक्टूबर टू दिसंबर के क्वार्टर में ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच अभिषेक लेना चाहिए। मेरे ख्याल से इंडेक्स तो अपनी चाल खुद पकड़ेगा, बट डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक वाइज काफी अपॉर्चुनिटीज अभी मार्केट में प्रेजेंट हो रही है। बिल्कुल अभिषेक, देखिए मुझे लग रहा है कि अभी तो एक ही बात अच्छी है कि जोमेटो में अभी इंस्टीट्यूशनल एक्टिविटी शुरू हो चुकी है। फिडेलिटी ने काफी शेयर्स यहाँ पे खरीदे हैं, तो ये कंफर्ट का मामला है, लेकिन इनका व्यू नॉर्मली 3 से 5 साल होता है। तो निवेशक को मैं यही कहूंगा कि अगर इनको इस स्टॉक से प्रॉफिट कमाना है तो मिनिमम 2-3 साल तो इनको रुकना पड़ेगा, क्योंकि अभी भी कंपनी लॉस मेकिंग है। इन्होंने ब्लिंकिट का भी जो एक्विजिशन किया है वो भी एक लॉस मेकिंग कंपनी थी। तो जब तक कंपनी मुनाफे में नहीं आती है, स्पेशली ऑपरेटिंग प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब तक शेयर एक छोटे रेंज में ही घूमेगा। अगर इनको पैसा बनाना है तो टाइम फ्रेम कम से कम 2-3 साल रखिए। इसका अगर इनका टाइम फ्रेम इतना लंबा नहीं है तो मेरे ख्याल से कोई भी उछाल में इनको निकल जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे शेयर्स में री रेटिंग आने के लिए थोड़ा सा समय जरूर लगेगा। बैंकिंग स्टॉक सभी को पसंद आ रहे हैं। आप ये बताइए कि अब जो बैंक काफी चल चुके हैं, जिन बैंकों का नाम लिया है अभी, आईसीआईसीआई बैंक का नाम लिया सौरभ ने, टेक्निकली अच्छा लग रहा है, फंडामेंटली भी सजेस्ट हो ही रहा है। ये बताइए कि अभी भी ये वैल्यूएशन वाइज सही लेवल्स पर हैं क्या, और किसी को अगर फ्रेश बाइंग करनी हो तो उसके लिए भी सलाह यही रहेगी कि खरीदारी कर लेनी चाहिए? देखिए अभिषेक जी, मुझे लग रहा है कि आईसीआईसीआई बैंक में डेफिनेटली वैल्यूएशंस थोड़े से मॉडरेट टू एक्सपेंसिव जरूर हो चुके हैं, लेकिन मार्केट देख रहा है कि ये बैंक की बैलेंस शीट काफी बड़ी है, एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और आने वाले दिनों में जब क्रेडिट ग्रोथ 13-14% है तो उसका सबसे ज्यादा फायदा आईसीआईसीआई बैंक को मिलेगा। तो यहाँ से डेफिनेटली इंक्रीमेंटल अपसाइड कम रहेगी, लेकिन अभी भी 1050, 1070 का एक टारगेट प्राइस बन सकता है। मेरे ख्याल से अगर रिस्क रिवॉर्ड की बात करें तो पीएसयू बैंक्स में अभी भी मौके हैं जहां पे हम कह सकते हैं कि रिस्क रिवॉर्ड प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के से काफी अच्छे हैं। मिसाल के तौर पे एसबीआई की बात करें या बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें, तो मुझे लग रहा है कि देखिए इनके नंबर्स भी बहुत स्ट्रांग आ गए हैं। एसबीआई में तो नॉट ओनली इनका कोर बिजनेस बट उनके सब्सिडरीज जैसे कि एसबीआई कार्ड्स है, एसबीआई लाइफ है, एसबीआई एएमसी, ये सारे अभी काफी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी कोर बिजनेस को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। और ऊपर से अगर हम दूसरे प्राइवेट सेक्टर बैंक्स की बात करें, यानी सरकारी बैंक्स में, सॉरी, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में भी बहुत अच्छा एक अपसाइड हमने Q1 में देखा है, नंबर्स बहुत अच्छे आ गए। तो जो निवेशक थोड़ा सा ज्यादा रिस्क रिवॉर्ड की अपेक्षा करते हैं, इनको ऐसे पब्लिक सेक्टर बैंक्स को भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफी समय के बाद बैलेंस शीट क्लीन अप हो चुकी है। ग्रोथ पोटेंशियल इन बैंकों के लिए भी काफी अच्छा लग रहा है। तो डेफिनेटली थोड़ा बहुत पीएसयू बैंक्स का भी इंक्लूजन अपने पोर्टफोलियो में करें। अविनाश जी, आपसे ही चाहिए, बताइए दोनों स्टॉक के बारे में क्या ओपिनियन है आपका?
नहीं, मुझे लग रहा है कि देखिए वेल्सपन एंटरप्राइजेस इन्होंने काफी अच्छे एंट्री भाव पे लिया है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया 6 से 12 महीना है तो डेफिनेटली और भी अपसाइड यहाँ पे मिलेगी। इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि देखिए क्लियरली कंपनी में पिछले क्वार्टर में थोड़ा सा मार्जिन प्रेशर जरूर था, लेकिन ऑर्डर बुक काफी स्ट्रांग है और मुझे लग रहा है कि इनका नजरिया अगर 6 से 12 महीने है तो अच्छी खासी कमाई इस लेवल से भी हो सकती है। तो डेफिनेटली स्टॉक अपने रडार पे रखिए और होपफुली अच्छा रिटर्न उनको 6 to 12 मंथ्स में मिलना चाहिए। दूसरा सवाल इनका था पिडलाइट पे, तो डेफिनेटली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से पिडलाइट में पैसा लगा सकते हैं। पूरा पैसा मत लगाइए, एसआईपी से थोड़ा थोड़ा हर महीना निवेश करिए और मुझे लग रहा है कि अगले 10 साल नहीं बट अगले 3 से 4 साल में ही अच्छे खासे रिटर्न मिलेंगे। पिडलाइट एक बहुत वेल एस्टेब्लिश्ड एडेसिव कंपनी है और सभी जानते हैं कि इनका ब्रांड बहुत स्ट्रांग है। तो जिस प्रकार का ग्रोथ पोटेंशियल है मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा, लेकिन डेफिनेटली एसआईपी के पॉइंट ऑफ व्यू से खरीदिए क्योंकि लमसम में खरीदने के लिए मुझे लग रहा है कि इट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। देखिए मुझे लग रहा है कि जो डिजिटल स्पेंडिंग हो रही है अभिषेक वो काफी सिग्निफिकेंटली हो रही है, अभी नॉर्मल सी हो चुकी है। अभी हाल ही में इन्होंने एक नया क्रेडिट कार्ड अनाउंस किया है जिसके फीचर्स काफी अट्रैक्टिव है। मुझे लग रहा है कि देखिए अगर लंबी अवधि के लिए ये इसमें निवेशित रहते हैं तो अच्छा खासा अपसाइड मिलेगा। मेरे ख्याल से डिजिटल स्पेंडिंग में क्रेडिट कार्ड में ये नंबर 2 प्लेयर है। नंबर 1 क्रेडिट कार्ड्स में एचडीएफसी बैंक है। जिस प्रकार का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार का इनका पेरेंट का पेट्रोनेज है, इनको डेफिनेटली बिजनेस बढ़ाने में काफी क्षमता रहेगी। और अभी भी इंडिया में क्रेडिट कार्ड का जो पेनिट्रेशन है वो बहुत ही कम है, तो हेडरूम फॉर ग्रोथ इज सिग्निफिकेंट। तो अगले 1.5-2 साल के लिए अगर ये निवेशित रहते हैं तो अच्छा खासा पैसा यहाँ पे बनेगा। बिल्कुल सृष्टि, मुझे लग रहा है कि देखिए कैम्स एक ऐसा बिजनेस में है जहाँ पे वो एक मोनोपोली प्लेयर है, करीबन 75% मार्केट शेयर वो कमांड करते हैं। और इनका बिजनेस जो है वो बेसिकली एसेट मैनेजमेंट कंपनीज के ऊपर डिपेंडेंट है। मेरे ख्याल से अभी हाल ही में काफी नए एसेट मैनेजमेंट कंपनीज ने भी अनाउंस किया है कि वो अभी म्यूचुअल फंड्स लॉन्च करेंगे। तो बिजनेस बहुत स्टेडी है। अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली वापस इसमें ट्रैक्शन आने की संभावना है, क्योंकि कैपिटल मार्केट्स में म्यूचुअल फंड्स और डेट म्यूचुअल फंड्स का जो योगदान है वो काफी बड़ा है, पड़ेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेडी बिजनेस है और काफी ग्रोथ को लेके कंपाउंडिंग वाला जो ग्रोथ है वो आने वाले 1.5-2 साल में आपको देखने को मिल सकता है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन। मैं तो समझता हूं कि अगर इनके पास थोड़े पैसे हैं तो थोड़ा एवरेज भी कर लीजिए, क्योंकि लॉन्गर टर्म में ये बिजनेस में ग्रोथ काफी स्ट्रांग है और काफी अच्छे रिटर्न मिलेंगे। अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए शेयर ऊपरी लेवल से काफी पिट चुका है और जिस बिजनेस में ये काम करते हैं वहां पे ऑनलाइन मार्केट में इनका काफी बड़ा डोमिनेंट मार्केट शेयर है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनकी स्ट्रेटेजी है, ऑनलाइन स्ट्रेटेजी, वो आने वाले 2-3 साल में बहुत अच्छी तरह से डोमिनेट करेगी। और अभी तो काफी लोग ऑनलाइन सेल्स से काफी कंफर्टेबल है। मुझे लग रहा है कि अगर इनका नजरिया कम से कम 1.5-2 साल है तो ये अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफी ऊपरी लेवल पे नहीं है, 1500 पे उन्होंने एंटर किया है। तो अगर ये कम से कम 1.5-2 साल होल्ड करते हैं तो यहाँ से मुझे लग रहा है अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड मिलेगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली कोई बड़ा अपसाइड नहीं आएगा, क्योंकि अभी भी कंपनी ऐसे फेज में है जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर रही है। बट FY24 के बाद नंबर्स अच्छे आएंगे ऐसा अनुमान मेरा है। तो कंटिन्यू टू होल्ड ऑन और यहाँ पे बड़ा रिवॉर्ड के लिए कम से कम 1.5-2 साल देना जरूरी है। शॉर्ट टर्म में अगर आपका नजरिया है तो मेरे ख्याल से आपको इससे निकल जाना चाहिए। देखिए जो प्राइस पे सृष्टि इन्होंने बाय किया है मेरे ख्याल से बहुत ही सेफ प्राइस है और बहुत रेयरली मैंने देखा है कि इन्वेस्टर्स ने ऐसे स्टॉक में पैसा बनाया। मेरे ख्याल से देखिए हाउसिंग फाइनेंस मार्केट डेफिनेटली अच्छी कंडीशन में आगे भी अच्छी तरह से ग्रो करेगा और उसका फायदा इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस को भी मिलेगा। यहाँ पे सबसे बड़ा कंफर्ट फैक्टर है कि पुराना मैनेजमेंट ऑलरेडी निकल चुका है और अभी ये कंपनी ब्लैक रॉक ओन करती है। ब्लैक रॉक एक वेल नोन पीई फंड है। तो डेफिनेटली लॉन्गर टर्म में अगर किसी का नजरिया है 1.5-2 साल तो डेफिनेटली अच्छा पैसा बनेगा। यहाँ पे स्टॉक बहुत वोलेटाइल है, स्पेकुलेटर्स का काफी फेवरेट स्टॉक है। तो फंडामेंटल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो वैल्यूएशंस अट्रैक्टिव लग रही है, लेकिन यहाँ पे लंबी अवधि अगर कोई रखेगा तो ही मुझे लग रहा है कि पैसा अच्छा बनेगा। अविनाश जी, आपसे भी एक इस पर जरूर चेक लेंगे। ये जो स्टॉक्स चल रहे हैं OMCs में आप देख लीजिए, BPCL, HPCL, IOC या फिर ये पेंट वाले, आपको कहीं लगता है कि कहीं अच्छी वैल्यू अभी भी बन जाएगी?
नहीं बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए पेंट कंपनीज में, फिर उसके बाद जो टायर स्टॉक्स है, उसके बाद लुब्रिकेंट कंपनीज है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि क्रूड की जो गिरावट है उसमें ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि ये सारी कंपनीज में क्रूड करीबन 50-60% रॉ मटेरियल कॉस्ट होता है। एविएशन भी एक ऐसा सेक्टर है जो बेनिफिट करेगा। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे अभी भी हम कॉशियस है। हमको लग रहा है कि इन्वेंट्री के लॉसेस जो पहले क्वार्टर में थे वो शायद सेकंड क्वार्टर में भी आपको देखने को मिलेंगे, और जो बेनिफिट है क्रूड का वो शायद तीसरे तिमाही में इन कंपनीज को नंबर्स में देखने को मिलेगा। तो ओवरऑल सेंटीमेंट अच्छा है। क्रूड का गिरना इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है, क्योंकि क्रूड गिरता है तो इन्फ्लेशन भी कम होता है। तो नेट नेट मुझे लग रहा है कि ये सारे फैक्टर्स अच्छे हैं, क्योंकि ज्यादातर जो भी कंपनीज हमने आपको बताई सेक्टर्स, वो बेसिकली डोमेस्टिक फोकस्ड है, और डोमेस्टिक फोकस होने के कारण उसमें प्रॉफिट का इजाफा बनाने के लिए उनके लिए काफी स्कोप है। हाँ बिल्कुल अभिषेक, मुझे लग रहा है कि देखिए रिलायंस में काफी ट्रिगर्स है, और जैसे इनके एजीएम में इनके चेयरमैन मुकेश अंबानी साहब ने कहा है कि डिजिटल पे उनका मेन फोकस है। 5G का रोल आउट दिसंबर से होने वाला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली रिटेल और टेलीकॉम का जो बिजनेस है वहां पे भी ट्रैक्शन बहुत पॉजिटिवली दिख रही है। मेरा तो मानना है कि अगर ये कम से कम 6 to 12 मंथ्स का टाइम फ्रेम रखते हैं तो मेरे ख्याल से करीबन 2900-3000 का एक नियर टर्म का टारगेट प्राइस बन सकता है। तो इसमें बने रहे। देखिए रिलायंस के शेयर में ऊपर नीचे प्राइस होती रहती है, बट इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर इन्होंने रिलायंस लिया है तो टाइम फ्रेम कम से कम साल भर का रखिए, मुझे लग रहा है अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। बिल्कुल, अगर लंबी अवधि की बात करें तो मुझे लग रहा है कि देखिए इसमें अपसाइड पोटेंशियल काफी है। इनफैक्ट छोटी कंपनी है, लेकिन जिस प्रकार का डिजिटल फोकस ओवरऑल सारे लोगों का है, हमको लग रहा है कि ग्रोथ पोटेंशियल डेफिनेटली स्ट्रांग है। हो सकता है कि इन द नियर टर्म स्टॉक थोड़ा कंसोलिडेट करे, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी बहुत मजबूत है, और जो सेगमेंट्स ये काम करते हैं यहाँ पे हमको लग रहा है कि लेग रूम फॉर ग्रोथ काफी सिग्निफिकेंट है। तो करीबन साल 2 साल का अगर कोई नजरिया लेता है तो इसमें होल्ड करिए। अच्छी खासी कंपनी है, बट इसमें डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगेगा, ये बात ध्यान में रखिए। देखिए अभिषेक, मुझे लग रहा है कि पहली बात तो ये स्टॉक ग्रोथ स्टॉक नहीं है। नॉर्मली मार्केट ग्रोथ स्टॉक्स को ज्यादा वैल्यूएशन देता है, और वही अगर हम IRCTC की कंपैरिजन करें तो मार्केट इसको पॉजिटिवली इसलिए देखता है क्योंकि ज्यादातर इनका मॉडल B2C B2B है, और प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही मजबूत है। अभी IRFC की बात करें तो आपने सही कहा कि इनका एक ही कस्टमर है इंडियन रेलवे, जो बेसिकली प्लांट इक्विपमेंट लीज से इनसे खरीदते हैं। तो बिजनेस तो एश्योर्ड है, लेकिन अगर आप ये समझ रहे हो कि ये ग्रोथ स्टॉक है तो वो ग्रोथ स्टॉक बिल्कुल नहीं है। अगर आपको पैसा FD में नहीं डालना है तो आप इस शेयर में डालिए, क्योंकि नॉर्मली हम डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस स्टॉक को ज्यादा अहमियत देते हैं। तो मेरे ख्याल से अगर इनका नजरिया 2-3 साल का है तो डेफिनेटली निवेशित रहिए। अदरवाइज इसमें कोई बड़ा ग्रोथ आएगा ऐसा लग नहीं रहा है। ज्यादातर डिविडेंड यील्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से इस शेयर में अट्रैक्टिवनेस है। देखिए पहली बात तो सृष्टि, इस कंपनी का जो पहले तिमाही का नंबर आ गया थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग था। मैनेजमेंट ने कहा है कि फॉरेक्स लॉसेस इनके काफी सिग्निफिकेंटली हो गए, और इसी कारण से प्रॉफिटेबिलिटी काफी खराब हो गई। लेकिन ये जो फॉरेन एक्सचेंज का प्रॉब्लम है वो सेकंड और थर्ड क्वार्टर में पूरी तरह से मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि वो रिकवर करेगी। डिमांड काफी स्ट्रांग है, और इस कंपनी की सबसे बड़ी पॉजिटिव है कि इनके पास कम से कम 100 के ऊपर के पेटेंट है, और इनका मॉडल बहुत एसेट लाइट है। ये खुद कुछ बनाते नहीं है, आउटसोर्स करके अपने पार्टनर से प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करके लैटिन अमेरिकन और बेसिकली यूरोप जैसे मार्केट्स को अपना प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं। तो थोड़ा सा टाइम फ्रेम अगर ये लंबा रखेंगे, अगर एटलीस्ट 6 to 12 मंथ्स का, तो एग्रोकेमिकल स्पेस में मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी अपसाइड यहाँ से भी पॉसिबल है। थोड़ा सा टाइम फ्रेम हमको इसमें स्टॉक में स्पेंड करना जरूरी है, क्योंकि ऑब्वियसली ऊपरी लेवल से ये स्टॉक खराब नंबर्स के कारण गिर चुका है, लेकिन अभी भी नंबर्स इंप्रूव होने की क्षमता रखते हैं। तो आई वुड सजेस्ट दैट ये होल्ड करे, लॉस बुक ना करे, और थोड़ा सा समय इसमें अगर 6-12 महीना अगर ये इन्वेस्टेड रहते हैं तो नॉट ओनली इनकी कॉस्ट प्राइस बट अच्छा खासा प्रॉफिट भी ये कमा सकेंगे। आई थिंक अभिषेक, पहली बात तो क्या है ना कि ये फिनटेक कंपनी का एक एग्जांपल है कि जब मार्केट बहुत तेजी में था तभी इन्होंने बहुत ऊपरी लेवल पे IPO किया, और IPO तो अच्छी तरह से चला, उसके बाद शेयर भी शॉर्ट टर्म में चला, लेकिन उसके बाद जब लोगों को पता चला कि वैल्यूएशन बहुत महंगा है तभी शेयर बहुत तेजी से गिरा। इनफैक्ट पिछला क्वार्टर कार्टर ट्रेड के लिए काफी अच्छा था, मैनेजमेंट की कमेंट्री भी काफी स्ट्रांग थी, और सबसे बड़ी बात कंपनी के फाइनेंशियल्स ठीक ठाक है। 600-700 करोड़ की कैश भी अभी बैलेंस शीट पे है। तो नजरिया 1.5-2 साल का रखिए, उसके बाद अपॉर्चुनिटी अपसाइड के लिए मिलेगी, बट शॉर्ट टर्म में मुझे नहीं लग रहा है कोई बड़ी अपसाइड आएगी। तो वो पॉइंट ध्यान में रखे इन्वेस्टर को। श्री सीमेंट एक ऐसी कंपनी है जो बहुत एफिशिएंट है इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सीमेंट,
और इनके लिए इंडस्ट्री में सारे लोग इनको यार्डस्टिक समझते हैं कि कॉस्ट मैकेनिक्स में कैसे इन्होंने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ाई है। तो अनुमान है कि आने वाले मानसून सीजन के बाद सीमेंट के प्राइसेस काफी सिग्निफिकेंटली बढ़ेंगे और इसका फायदा कंपनी को काफी होगा। मेरे ख्याल से आज और कल जो शेयर्स में बढ़त हो गई है वो इसलिए हुई है कि मार्केट्स में रिपोर्ट्स है कि सीमेंट की कीमतें बढ़ी है और ओवरऑल डिमांड काफी अच्छा लग रहा है। ओवरऑल सीमेंट पैक में हमको अल्ट्राटेक और टिपिकली रैमको सीमेंट्स भी काफी पसंद है। हमको लग रहा है कि जो निवेशक लंबा निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर